Hello student, today our topic is cases of wear। यानी कल हमने डिस्कस किया था वियर्स के बारे में, वियर्स जनरेट कैसे होता है और उसके इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल केस, इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से केस आते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो उसमें हमारा नंबर 1 है पहला मैकेनिकल केस, दूसरा है कोरोसिव केस और इसके बाद आपका है मॉलिक्यूलर केस। यानी ये 3 टाइप के केस हैं जिनकी वजह से वियर्स जनरेट होता है, या सामान्य तौर पर सब बोल सकते हैं कि ये 3 ही प्रॉपर ऐसे केस हैं जिनकी वजह से वियर्स जनरेट होता है। तो मैकेनिकल केसेस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोरोसिव केस और लास्ट में आपका मॉलिक्यूलर केस। तो इसमें देखिए सबसे पहले केसेस ऑफ वियर में नंबर 1 है आपका मैकेनिकल केस, उसमें नंबर 1 है फ्रिक्शन। ठीक है, जो वियर जनरेट होता है जब भी किसी मशीन की दो पार्ट आपस में, ठीक है, फ्रिक्शन अगर मूव कर रहे हैं, अगर उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वियर जनरेट होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव लोड। अगर जरूरत से ज़्यादा, अगर आपका मशीन कोई वर्क कर रहा है और हम उस पर जरूरत से ज़्यादा लोड दे रहे हैं तो आपका वियर वहाँ पे जनरेट होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फिटिंग ऑफ अ कंपोनेंट। इम्प्रॉपर फिटिंग ऑफ अ कंपोनेंट, यदि किसी मशीन का जो कंपोनेंट है या मशीन का पार्ट है वो अगर सही फिटिंग नहीं है उसका, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका वियर हो सकता है। मिस अलाइनमेंट मतलब अगर आपका कोई मशीन है, ठीक है, उसका सही अलाइनमेंट नहीं है। सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं, कार का हम लोग अलाइनमेंट कराते हैं या और मशीनों का, बहुत सारी मशीनों का उनका अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट मतलब अगर उनके कंपोनेंट एक एक्सिस पे हैं, फिक्स है, ठीक है, एक एक्सिस पे फिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर कि आपका सपोज लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन अगर मैं यहाँ पे ये आपका लेथ मशीन है, अगर इसमें आपका कोई जॉब होल्ड है, ठीक है, और इसमें देखिए लाइव सेंटर होता है और ये डेड सेंटर होता है, 2 सेंटर होते हैं उसमें। अब इन सेंटर के बीच में एक एक्सिस यहाँ से अगर पास होती है, वो एक एक्सिस होती है। अब ये एक्सिस को बोलते हैं लेथ एक्सिस। अब इस एक्सिस पे ही सारे इसके पार्ट्स के जो अरेंजमेंट रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। माने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स के अलाइनमेंट मान लीजिए फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब अगर हेड स्टोक डाउन है या अप है, टेल स्टोक आपका अप है या डाउन है, या टेल स्टोक में कोई ऐसा है जो सही अलाइनमेंट नहीं है, सही फिक्स नहीं है, तो उसकी वजह से आपके वियर हो सकते हैं। ये मैं लेथ मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी है आपके, और भी कई मशीनों में अगर हैं, अगर मशीनों का पार्ट्स के अरेंजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं है तो आपका वियर वहाँ पे होगा। यानी सही तरीके से पार्ट्स आपके अरेंजमेंट अगर नहीं है तो, या अलाइनमेंट नहीं है, आपका अलाइनमेंट उसमें सही तरीके से नहीं है तो आपका वियर जनरेट होगा। नेक्स्ट है हार्ड पार्टिकल बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रॉम मूविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो 2 मूविंग कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में अगर कुछ हार्ड पार्टिकल है, ठीक है, जो जिसको नहीं होना चाहिए वहाँ पे, अगर वो बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा खिंचाव या वियर होता है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग वियर को जनरली कम नहीं कर सकते, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वियर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। वियर हर मशीन में रहेगा ही, ठीक है। मशीन यहाँ तक कि मशीन अगर न्यू आ रही है तो भी उसमें वियर होता है, जनरेट
होता है, लेकिन हम लोग वियर पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। वियर को कम किया जा सकता है अलग अलग प्रोसीजर से, अलग अलग मेथड से। तो उसमें अगला है इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस। अगर आप सही तरीके से लुब्रिकेंट नहीं कर रहे हैं, मशीनों पे ऑयलिंग ग्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वियर्स के कंडीशंस जनरेट होने के रहते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपका हर मशीन के लिए जरूरी है। अगर मेंटेनेंस किसी मशीन का मेंटेनेंस वीकली है, मंथली है, या जो मेंटेनेंस चार्ट होता है या मेंटेनेंस शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उस मशीन पे मेंटेनेंस नहीं कर रहा हूँ तो उसकी वजह से भी वियर हमारा जनरेट होता है। तो ये है हमारे मैकेनिकल केसेस, जिनकी वजह से मैकेनिकल केसेस की वजह से वियर हमारा जनरेट होता है। उसमें नंबर 1 फ्रिक्शन, एक्सेसिव लोड, यानी ज़्यादा लोड अगर हम मशीन पे दे रहे हैं, अगर दो पार्टिकल्स कुछ ऐसी मशीन है जो मूव कर रही है, दो पार्टिकल उसके मूव कर रहे हैं और लोड को लेके मूव कर रही है, तो इस केस में हमारा एक्सेसिव लोड, ज़्यादा लोड देने से पार्ट्स हमारा दोनों के बीच वियर हो सकता है, दोनों पार्ट्स के बीच में जो मूवेबल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स, बताया मैं, अगर सही ढंग से फिटिंग नहीं है, मिस अलाइनमेंट है। हार्ड पार्टिकल्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, अगर कोई पार्टिकल्स हार्ड आ जा रहा है दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, उसकी वजह से भी वियर जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस एंड इरेगुलर मेंटेनेंस। तो ये थे आपके मैकेनिकल केसेस। नेक्स्ट है आपके कोरोसिव केसेस। कोरोसिव केसेस एक ऐसा केसेस है जो डिपेंड करता है मशीन जहाँ पे है, मशीन जहाँ पे फिक्स्ड की हुई है या जहाँ पे मशीन इंस्टॉल है, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ज़रूरी है कोरोसिव केस में। कोरोसिव केस में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, देखिए इसमें देखा जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वहाँ पे नमी ज़्यादा है, कहीं ऐसा मशीन रखा हुआ है जो किसी वैसे मटेरियल से मैन्युफैक्चर है जिसमें आपका जो मॉइस्चर है, सॉरी जो कोरोजन है वो बहुत जल्दी पकड़ने की संभावना है। ठीक है, तो उस केस में जो मॉइस्चर को रहता है उसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन हो या बहुत कम हो, तब जाके आपका कोरोसिव केसेस उसमें नहीं होंगे या वो कोरोजन से बची रहेगी। अगर कोरोजन उसमें हो गए तो स्वाभाविक सी बात से कोरोसिव केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले आपकी, जैसा मैं बोला, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी मशीन अगर हम कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं पे लगा रहे हैं, ठीक है, उसको वर्किंग के लिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कैसा है, मशीन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ केमिकल। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, अगर कोई मशीन ऐसा है जिसपे कुछ ऐसा लेप लगाया गया है या कुछ ऐसा कोटिंग की गई है जिसका केमिकल रिएक्शंस ठीक नहीं है, खराब है, उसकी वजह से भी कोरोसिव केसेस आ सकते हैं। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस। ठीक है, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस यानी यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी देखिए आपके जो लुब्रिकेशंस है वो वियर और लुब्रिकेशंस का बोल सकते हैं कि एक तरह से अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो वियर जनरेट होगा। ठीक है, तो लुब्रिकेशन ही एक ऐसा मीडियम है, ये सब जगह लगभग कॉमन है कि लुब्रिकेशंस के बिना हम लोग किसी मशीन को मूव नहीं करा सकते, रन नहीं करा सकते। अगर कोई मशीन है बहुत दिन होगा तो हम उसको 1 वीक या 1 डे 2 डेज 3 डेज चला सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको उसमें मशीन को स्मूथली वर्क कराने के लिए हमको लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी देखिए आपका कॉमन है इनसफिशिएंट लुब्रिकेशंस। अगर लुब्रिकेशंस की कमी है तो उसकी वजह से भी कोरोसिव केस आ सकते हैं। अब आपका आता है मॉलिक्यूलर केस। मॉलिक्यूलर केस में आपका देखिए ऐसा होता है कि अगर मशीन आपकी मटेरियल से बनी है, कुछ ऐसे जैसे माइल्ड स्टील से बनी हुई है, तो मॉलिक्यूलर केस में क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर केस में केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ये आपका मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलर केसेस में होता कैसे है कि दो पार्ट हैं मॉलिक्यूलर केस में, दो मशीन के पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बीच में पार्ट को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में
जो दोनों पार्ट्स के मॉलिक्यूल रहेंगे आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे, बहुत तेज़ी से टकराएंगे, ठीक है। तो जब तेज़ी से टकराएंगे जो मॉलिक्यूल रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है, वो दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल रहेंगे वो आपस में टकराएंगे। तो मॉलिक्यूल का उसके होने के बाद आपके जो वियर होंगे वो बढ़ जाएंगे। उसमें देखिए एक्सेसिव यूनिट प्रेशर, स्केयर लुब्रिकेशन, स्टिकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। मॉलिक्यूलर केसेस में हम लोग इसमें भी अगर प्रेशर ज़्यादा है, दो पार्ट्स अगर एक साथ फिक्स हैं और उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इस केस में भी मॉलिक्यूलर केसेस हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वियर्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केयर लुब्रिकेशंस। स्केयर लुब्रिकेशंस यानी उसकी कमी, लुब्रिकेशंस की कमी। जैसे देखिए इसमें भी था वैसे सेम इसमें भी है, कॉमन है लुब्रिकेशंस। तो लुब्रिकेशंस की कमी, स्टिकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कॉन्टैक्ट सरफेस जो है उसके बीच में सही तरीके से फिक्स नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट सरफेस पे फिक्स नहीं है या स्टिकिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम मॉलिक्यूलर केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोरोसिव था केसेस था जो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, या एटमॉस्फेरिक, उसमें हमने देखा कि मॉइस्चर सही नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, रिएक्शन विथ केमिकल रिएक्शन हो सकता है उसमें, एंड इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। मॉलिक्यूलर में हमने पढ़ा कि दो अगर पार्ट्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइट कर दिए गए हैं, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसमें आपस में जो फ्रिक्शन उनके बीच में होगा वो आपके मॉलिक्यूलर केसेस में आते हैं, और वो इन तीन केस पे डिपेंड करते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा होता है। अच्छा, मैकेनिकल का एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो इसका वाल्व बेयरिंग और शाफ्ट हो सकता है, मैकेनिकल का, ये वाल्व बेयरिंग और शाफ्ट मैकेनिकल वियर में आता है, ठीक है। उसका एग्जांपल अगर कभी पूछता है तो आप इसमें मैकेनिकल में वियर में आप वाल्व बेयरिंग और शाफ्ट को बोल सकते हैं। कोरोसिव केस में एक तरह से इसको देखिए कमी करने की बात आती है कि इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मशीन है उस पर हम लोग एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई केमिकल कोटिंग या कुछ इस टाइप से हम लोग उस पर कोटिंग करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोरोसिव केस को या कोरोसिव वियर को हम लोग कम कर सकें। तो ये थे आपके केसेस ऑफ वियर, या किन किन वजह से आपके वियर्स होते हैं या किन केस की वजह से आपके वियर जनरेट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो डिटेक्शंस ऑफ वियर, यानी हम लोग वियर हो रहा है मशीन में, ठीक है, बट वियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कि हमारा वियर जनरेट हो रहा है, या हमको पता कैसे चलेगा कि वियर जनरेट हो रहा है। क्योंकि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जनरली आपकी अगर मशीन आती है, ऐसा नहीं है कि मशीन के कोई एक ड्यूरेशन है जो 1 मंथ चलेगा तो 1 मंथ के बाद ही वियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन वर्क की तो उसके पार्ट्स में वियर मतलब होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, वो वियर मशीन स्टार्ट रन की तो वियर चालू हो जाएगा। ऐसा है, मशीन अगर नई है, बहुत ब्रांड न्यू है, तो भी उसमें वियर होगा, लेकिन वो वियर कैसा होता है, मशीन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। जब मशीन एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद वो अच्छे से रन करने लगती है, तो उसके बाद जैसे मशीन 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है, इसके बाद जब उसमें वियर होता है, जब पार्ट्स उसके बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वियर उसमें होता है, बहुत ज़्यादा घिसने लगते हैं, तब जाके वो धीरे 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 क्या होता है, हार्मफुल होने लगता है। लेकिन शुरू में वियर जो होता है वो तो हार्मफुल नहीं रहता। तो हार्मफुल वियर हमारे लिए कौन सा है, वो कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है। वियर तो होगा, लेकिन वियर हार्मफुल कब बन जाता है वो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें डिटेक्शन ऑफ वियर टॉपिक है आपका, उसमें नंबर 1 है आपका जो बाय लुकिंग द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, यानी आपका जो प्रोडक्ट्स है वो आप एक तरह से उसको देख सकते हैं, या प्रोडक्ट्स जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए लेथ मशीन में कोई शाफ्ट बना रहे हैं या कोई सर्कुलर शाफ्ट बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपका पहले इस टाइप से अगर कोई शाफ्ट जनरेट या उसमें कुछ इस टाइप से आप शाफ्ट बनाते थे, ठीक है, या कुछ इस टाइप का ऑपरेशन आप बना रहे हैं, ठीक है, बट आप मान लीजिए कि उसके बेड में कुछ वियर आ गया है कैरीज को मूव करने की वजह से। लेथ मशीन में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बेड उस पर कैरीज मूव कर रहा है और बेड में कुछ
वियर आ गया है, सपोज लेथ का वेट जो रहता है इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब उसमें कुछ वियर आ गया है, ठीक है, या मशीन के किसी और पार्ट्स में वियर आ गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है पहले आपका जो ये शाफ्ट था इस टाइप से बन रहा था, अब हो सकता है कि उसका डिजाइन कुछ इस टाइप से आ रहा है वियर की वजह से, ठीक है, कहीं भी इस टाइप से कुछ डिफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट्स को देख के पहचान लें कि मेरा पहला जो वियर नहीं था, तो ये कौन सा किस टाइप का प्रोडक्ट्स बनता था और ये किस टाइप का प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। तो आप कम से कम बाय लुकिंग द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, यानी प्रोडक्ट्स को देख के आप पहचान सकते हैं कि इसमें क्या डिफेक्टेड है और ये डिफेक्टेड क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। आप नेक्स्ट लिखिए, देखिए इसमें बाय इंस्पेक्टिंग द मशीन कंपोनेंट, ठीक है, मशीन के जो कंपोनेंट है उसको उसका इंस्पेक्शन करके, वैल्यूएशन करके, उसको बार बार चेक करके हम डिटेक्शन ऑफ वियर या वियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आप बार बार मशीन को इंस्पेक्ट करते रहिए, उसको देखते रहिए, चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से पार्ट्स में क्या कमी है और आप उसको एट ए टाइम चेंज कर सके या उसको बदल सके। नेक्स्ट है बाय हियरिंग द एबनॉर्मल साउंड। साउंड मशीन ऑन हुई तो एक नॉर्मल सा साउंड होता है उसमें, जब कोई भी मशीन ऑन हुई स्वाभाविक सी बात है उसमें साउंड आएगा ही, ठीक है। बट एक टाइम पे चल के नॉइज को तब बढ़ जाता है, साउंड बढ़ जाता है, तो हमको ज़रूरत है वो उस नॉइज को आइडेंटिफाई करने की कि ये पर्टिकुलर किस प्लेस से आ रहा है या मशीन के किस भाग से आ रहा है और इस कौन से कंपोनेंट या कौन सा पार्ट में कमी है या क्या कमी है, ठीक है, और इतना ज़्यादा नॉइज क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख के हमको जो साउंड है, साउंड को इंस्पेक्ट करके या साउंड को देख के उस पार्ट्स को चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, और नहीं चेंज करना है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है, लुब्रिकेशन अगर करना है या मेंटेनेंस करना है तो उसको हम लोग प्रॉपर वे में करके इसको मेंटेन कर सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वियर्स को। नेक्स्ट है डिसीजन टू रिप्लेस द वेयर नॉट कंपोनेंट्स, यानी आप अपने एट ए टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स को या कौन से मशीन के पार्ट्स को बदलना है, ठीक है। परमिसिबल वियर लिमिट्स, ठीक है, परमिसिबल वियर लिमिट। आप देखिए इसमें परमिसिबल वियर लिमिट में हम देखते हैं कि आपको अगर मैं बोलूं कि किसी मशीन का जो चक है उसका लाइफ 1 वीक है या 1 ईयर है, लेंथ में फिक्स होकर अगर मशीन काम कर रहा है तो वो 1 साल के लिए परमिसिबल है। उदाहरण एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कैरीज बेड पे 1 वीक के लिए काम करेगी, सब एग्जांपल, ठीक है, तो उसका 1 वीक के लिए कैरीज एट द बेड पे परमिसिबल है, ठीक है, एक 1 वीक के लिए, ठीक है। तो अगर वो 1 वीक के लिए परमिसिबल है, अगर मैं उसको 1 मंथ चला रहा हूँ, 2 मंथ चला रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये सबके लिए हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये डिसीजन लेना है, ठीक है, कि आपका जो वियर लिमिट है, ठीक है, ये कितना तक है, उसमें अगर कोई वियर आ रहा है तो कैरीज पे वियर लिमिट कितनी है, बहुत ज़्यादा है या उसका वियर लिमिट कितना है, उसका एक स्केल है बना हुआ है, मेजरमेंट है, आप उसको करके अगर उसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गया है वियर तो उसको आप हटा सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही वजह से एग्जाम्पल बताया आपका कि कैरीज अगर है, अगर कैरीज का वियर का परमिसिबल लिमिट 1 वीक है, अगर 1 वीक में ऐसा लगता है कि रेगुलर वर्क करने से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, खराब हो सकता है, वियर ज़्यादा हो सकता है, तो आप डिसीजन लीजिए और जब तक परमिसिबल वियर लिमिट है उसको तब तक ही परमिट करिए उसको वर्क करने के लिए, बाद में उसको रिप्लेस कर दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, जो मशीन के पार्ट्स हैं, कलपुर्जे हैं, वो जरूरी है कि उसके फंक्शंस कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो डिसीजन लेके आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
फैसिलिटी ऑफ रिपेयर, ठीक है, फैसिलिटीज ऑफ रिपेयर, रिपेयरिंग की फैसिलिटीज कैसी है